गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे चैनल लक्ष्य फिक्स में आपका स्वागत है। और जितने भी हमारे डिफेंस सोल्जर्स ज्वाइन कर लिए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद, जो हमको इतना आगे सपोर्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो अभी आप लोग को जैसा कि बोला था कि प्रीवियस ईयर के कोस्ट गार्ड के पेपर्स ऑल शिफ्ट क्वेश्चंस जो इसी साल आए हैं, इस साल मतलब यानी 2021 में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से करना है। और ये मिक्स क्वेश्चन है, तो यानी कि मतलब डीबी और जीडी दोनों के लिए है। तो ये मत समझना कि डीबी वाले की मैं निकल जाता हूँ, जीडी वालों भाइयों के लिए है, ऐसा बात नहीं है। मिक्स लेके आया हूँ आज, वो भी सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 8-10 क्वेश्चन होंगे, वो भी सारे टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट पे। तो ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, और वीडियो छोड़ के मत जाना। जितने नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, ये जीडी में आया था और 2021 में ये क्वेश्चन आया है। तो एसआई यूनिट 2021 में इसी साल आया है। तो परमिटिविटी पूछ रहा है। परमिटिविटी तो जानते हो, फ्री स्पेस होता है, परमिटिव और फ्री स्पेस। 12th क्लास का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट ही चैप्टर के। तो जानते हो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री ऑफ गैसेस का फार्मूला क्या होता है, ये जानते हो फार्मूला। F=K Q1Q2/R²। बहुत आराम से लेके चलूँगा और कॉन्सेप्ट पे चलेगा। अब देखो, के को क्या लिख सकते हो, तुम खुद बताओ। के को क्या लिख सकते हो, फार्मूला थोड़ा सा वेट करना, छोटा कर ले रहा हूँ फार्मूला समझाने के लिए। F=K Q1Q2/R² होता है, बहुत ध्यान से समझना है। अब के को क्या लिख सकते हो, रुको। K=1/4πε0 भी होता है, जिसको परमिटिव ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। एप्सिलॉन का अलग मान होता है, रिलेटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ये एप्सिलॉन। तो इसको समझ लेना। एप्सिलॉन का तो वैल्यू जानते होगे, 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, इसको याद रखना, -12, ठीक है। अब परमिटिविटी का क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देख लेना। परमिटिविटी पूछ रहा है, ठीक है। पारा वैद्युतांत, इसको हिंदी में, और हिंदी वाले थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि हिंदी में लाइए क्वेश्चन। पारा वैद्युतांत पूछ रहा है, अब देखो कैसे निकलेगा। पारा वैद्युतांत यानी कि एप्सिलॉन का मान पूछ रहा है, देखते जाओ कैसे निकलता है। F=1/, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, 4πε0 Q1Q2/R² होता है। अब देखो 4π तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन यहीं तो निकालना है, एप्सिलॉन को यहाँ पे लेके जाना है हमको। तो देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन लेके जाओगे तो खुद प्रैक्टिस करना मेरे भाई, थोड़ा सा स्क्रीन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो एप्सिलॉन के जब ये देखो इधर Q1Q2 था, अब वो FR² हो जाएगा नीचे, देखना आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला आ जाएगा इक्वेशन, अब देखना। अब Q1Q2 ये तो क्या है, ये दोनों चार्ज ही ना है, तो चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, जानते हैं आप। तो कूलम स्क्वायर ऊपर हो गया, कूलम स्क्वायर हो गया ऊपर, कूलम स्क्वायर ऊपर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और नीचे फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और ये क्या है, डिस्टेंस है, तो मीटर स्क्वायर, R² है। अब क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, इसका न्यूटन देख लो आप, यूनिट देख लो, कूलम स्क्वायर, न्यूटन ऊपर जाएगा तो पर मीटर नहीं हो जाएगा, और ये क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो अब खोज लो कहाँ पे है ये यूनिट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब तो देखो यहाँ पे ये है ना, तो डी ऑप्शन है, देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है रदरफोर्ड अल्फा का। अब ये भी जीडी का क्वेश्चन है, इसी साल आया था, इसी साल आ चुका है ये, ठीक है। फर्स्ट वो जीडी में ये भी आया था, जीडी का है। तो डीबी वाले परेशान नहीं होंगे, डीबी के जितने फॉर्म्स पढ़ते हैं, तो डीबी वाले ये मत सोचेंगे 10th ही है, तो 10th वाले डी का फॉर्म 10th ही नहीं, 12th वाले भी फॉर्म भरते हैं मेरे भाई। तो ये बात को याद रखना, 10th 12th दोनों मिक्स भरते हैं, ठीक है। टाइम को नहीं खाएंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप फर्स्ट क्वेश्चंस आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चंस क्या बोलता है, क्वेश्चंस ये बोल रहा है ऐसे,
रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग रिजल्टेड इनटू डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। रदरफोर्ड ने उस अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कराया था पूरा बंद रूम में, और अल्फा पार्टिकल के कुछ पार्टिकल रख दिए थे और स्कैटरिंग कराए थे। तो उन्होंने क्या पाया था, रदरफोर्ड ने क्या पाया था, उसमें न्यूक्लियस, क्या किया था, न्यूक्लियस पाया था उन्होंने कि एटम में क्या होते हैं, उन्होंने पाया था कि न्यूक्लियस होते हैं एटम में, हमेशा याद रखना। तो उनके डिस्कवरी मतलब वो किसी का डिस्कवरी कर दिए, आविष्कार किसी का कर दिए, न्यूक्लियस का। इलेक्ट्रॉन का जल्दी से बता दो कौन होता है, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, ये पूछता है कोस्ट गार्ड में, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन करता है, किया है जे थॉमसन। कौन किया, जे थॉमसन, ठीक है। ये सब याद रखना है। प्रोटॉन का याद रखना है, प्रोटॉन का हमको बताना जल्दी से कमेंट में, प्रोटॉन का आविष्कारक बताना है। किसी जो मेरे भाई दिल से देखे होंगे इस वीडियो को तो प्रोटॉन का आविष्कार बता के जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। और सीरियसली एग्जाम को पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका डी था, याद रखना, इसका डी है, देखो यहाँ पे है डी, ठीक है। चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन से। देखिए कैसे कैसे आप लोग के लिए जुगाड़ बांध के पीडीएफ बना बना के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको दिल से पढ़ना चाहिए भाई, पढ़ना है। अब देखिए टीवी का क्वेश्चन है, लेकिन देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जो माना जाता है ना कि जो चीज़ छोटा होता है लेकिन बहुत तेज गंभीर करता है, मतलब बहुत तेज वो होता है, मतलब छोटा बम बड़ा धमाका, तो वही क्वेश्चन ये छोटा चीज़ है लेकिन धमाका इसका बहुत बड़ा है। और जल्दी जल्दी में कितने लड़के इसको गलती मार के बैठेंगे, देखना कैसे। आप लोग आपका भी गलत हो गया होगा, लेकिन जो अच्छे से होंगे वो पढ़े होंगे वो सही मारेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, एक लड़का है बॉल को ऊपर फेंका बहुत तेज, कोई भी बॉल, टेनिस बॉल, कोई भी बॉल लेके ऊपर फेंक रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यही पूछ रहा है कि उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। अब कितना, कोई क्या सोचेगा, मारेगा एनर्जी इंक्रीजेज, मार के आ जाएगा, फिर घर पे क्या बोलेगा कि मैं तो बहुत एग्जाम फोड़ के आ गया हूँ। कोई डिक्रीज भी मार देगा, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो नीचे आएगी, डिक्रीज हो जाएगी भाई टोटल एनर्जी। ऐसे ऐसे थ्योरी कॉन्सेप्ट लगाते हैं हमारे बच्चे, हम जानते हैं, मैं खुद इस चीज़ से गुजरा हूँ। तो ऑब्जेक्ट ये भी, कोई डिक्रीज भी मार देगा, ठीक है। तो इसको कॉन्सेप्ट से सुनना मेरे भाई, आप बहुत अच्छे से समझना, कभी नहीं भूलोगे, बता दे रहा हूँ ऐसे। मान लो कोई बॉडी को मैं ऊपर बहुत तेज़ी से फेंक रहा हूँ, ठीक है, बहुत तेज़ी से फेंक रहा हूँ, और देखो क्या होता है, एनर्जी कभी भी, एनर्जी को एक स्टेटमेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, एनर्जी का ट्रांसपरेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इसको एक फॉर्म से दूसरे के फॉर्म के ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब देखिए अभी तेज बॉडी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, तेज़ी से जा रही है, बहुत तेज़ी से जा रही है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि डिक्रीज होते जाता है, और एक ऐसा पोजीशन पे आएगा जहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगा मेरे भाई। और अब वहाँ से अगर बॉडी जब बॉल को अब बॉल जानते ही हो कि हर एक चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे ग्राउंड की तरफ ग्रेविटी भी लगाती है, अपने फोर्स नीचे आता है। तो जब ऊपर बॉल जब एक ऐसा पोजीशन पे जाएगा बॉल, तो वहाँ पे क्या होता है, फिक्स जीरो हो जाता है बॉडी। तो अब नीचे जब बॉल नीचे गिरेगा ना, तो वहाँ पे अब काइनेटिक बढ़ते जाएगा, समझ जाना। अब समझ लो यही कॉन्सेप्ट है। अब काइनेटिक क्या करेगी, जब बॉल नीचे गिरने लगेगा तो काइनेटिक एनर्जी एकदम बहुत तेज़ी से, जितना तेज़ी से गिरेगा उतनी तेज़ी से ग्रेविटी गिराएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो शुरू में क्या था कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते गया ऊपर जब बॉडी फेंक रहा था, तो ठीक। और फिर नीचे जब आएगा बॉल, तो नीचे भी तो आएगा, ऊपर थोड़ी ना रह जाएगा, वहीं पे बॉल थोड़ी ना रहेगा। बॉल अब क्या करेगा, एक फिक्स जगह पे रुकेगा और फिर नीचे से बहुत तेज़ी से बॉल नीचे आएगा। अब बॉल अब तेज़ी नीचे आएगा तो क्या हो गया, अब देखो आप ही, अब ये ऊपर गया ये नीचे गया, तो कैंसिल ना कर दिया, दोनों एनर्जी ट्रांसफर थे, तो इनका नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, सेम ही ना हो गया। तो नेट क्या हो जाएगा, एनर्जी का नेट एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि टोटल एनर्जी सेम रह गए। आप समझ गए, यही थी कॉन्सेप्ट, जहर कॉन्सेप्ट है। और अच्छे से समझ आया तो लाइक ठोक देना। डीबी का क्वेश्चन है, देख लो। लोग सोचते हैं कि 10th क्लास है तो ये हलवा क्वेश्चन आएगा नेवी में, कोस्ट गार्ड में, ये नेवी भी पेपर बनाती है, यही पेपर सेट करती है।
तो नेवी डीबी और एमआर सेम होता है। चलो अब देखते हैं, अब ये 4 नंबर और भी जहर क्वेश्चन है, ये भी डीबी नहीं बना है, डीबी मतलब डोमेस्टिक बना है जो 10th लेवल पर आता है। तो मिक्स क्वेश्चन है, तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप लोग बोलेंगे तो हम जीडी अलग कर देंगे या डीबी कर देंगे, लेकिन ऐसा करने से मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। देखो, द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अब देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एनर्जी जिसको स्टोर किया जा सकता है, किस में स्टोर किया जाता है, एटम और मॉलिक्यूल में। जो एनर्जी बॉन्ड, कोई भी एनर्जी को किस चीज़ से बांधा जाता है। एटम जानते ही, एटम में बहुत छोटा पार्टिकल होता है, और मॉलिक्यूल जानते ही ऑडी होता है, छोटे छोटे एटम से बन के मॉलिक्यूल बनते हैं, जानते ही एटम और मॉलिक्यूल। तो इन दोनों को कौन बॉन्ड बांध के रखता है, एक अपना एनर्जी, उस एनर्जी को स्टोर्ड को क्या बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, बताना आप ही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इन दोनों को कौन एनर्जी बांध के स्टोर्ड रख, एनर्जी को स्टोर्ड ही जानते हैं, कि एनर्जी को ना ही ख़त्म कर सकते, हमेशा रूपांतरण कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉरेशन कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ना ही बना सकते ना ही ख़त्म कर सकते, ठीक है। तो एनर्जी उस स्टोर्ड एनर्जी को किस बॉन्ड से बांध के रखते हैं एटम और मॉलिक्यूल को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। आयनिक एनर्जी देखिए क्या होता है, आयनिक एनर्जी होता है कि किसी भी चीज़ को आयन के एनर्जी ड्यू टू आयन, जो एनर्जी जो कि आयन के द्वारा लगे, किसके द्वारा लगे, आयन के द्वारा लगे। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो जितने भाई बी मारे हो, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी तैयारी ओके है और आप सिलेक्शन के लिए तैयार हो। केमिकल एनर्जी होगा, इसलिए होगा कि क्योंकि केमिकल एनर्जी होता है वो बॉन्ड होता है जो कि एटम और मॉलिक्यूल को क्या करता है, बांध के रखता है। केमिकल एनर्जी क्या करता है, एटम और मॉलिक्यूल को पूरा बांधे रहता है, एटम और मॉलिक्यूल को अपने एनर्जी, उसी एनर्जी स्टोर को केमिकल एनर्जी बोलते हैं। और आपको बता दें आयनिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू आयन, एनर्जी ड्यू टू आयन। अब पोटेंशियल एनर्जी तो आप जानते ही होंगे, मैकेनिकल एनर्जी जानते होंगे। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल एनर्जी के दोनों के जोड़ को, ये दोनों को समेशन ऑफ काइनेटिक प्लस दोनों एक साथ रहते हैं, तो उनको मैकेनिकल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जानते ही हो, पोटेंशियल क्या, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी लगता है, हो गया। यहीं काइनेटिक पूछते था, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन के कहते हैं। काइनेटिक मतलब जानते ही हो, हमेशा मोशन में करते रहेगा, जो एनर्जी जो हमेशा मोशन में लगता रहता है तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए और अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद और बहुत कम क्वेश्चन बचा है, 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आराम से चलते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, 2 बॉडी ऑफ मास एम, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 बॉडी ऑफ मास एम है और एक 9 एम का 2 बॉडी है, ठीक है। एक बॉडी ए और एक बॉडी एम, एक छोटा मास एम से है और 9 एम का एक मास है, ठीक है। और दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और ये देखो डीबी और जीडी दोनों में आया है क्वेश्चन मेरे भाई, डीबी और जीडी। तो डीबी वाले परेशान मत होना कि मेरे लिए क्वेश्चन ये नहीं बनेगा तो ऐसे न वैसे, मैं बताऊंगा ऐसे कि यार हलवा उड़ा के आ जाओगे आप, हलवा उड़ा के आ जाओगे वहाँ पे। तो बस मेरे साथ फॉलो करते रहना, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो 2 बॉडी है मास के, छोटा छोटा ले लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी दोनों के इक्वल है, याद रखना, काइनेटिक दोनों का सेम है, मास बस बदल रहा है, एक एम है तो एक 9 एम का मास है। लेकिन पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम निकालिए मेरे भाई। अब जिसको नहीं पता होगा रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में, वो नहीं बनाएंगे, फंस के चल जाएंगे हवा खाने। तो के ई बराबर होता है, फार्मूला याद रखना, P²/2m, एकदम याद रखना। पी क्या होता है, मोमेंटम, और ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में यही रिलेशन होता है। अब देखो P² को इधर नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो P² बराबर क्या हो जाएगा, 2m के नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो P बराबर अंडर रूट, P² था ना तो इधर आ जाएगा 2m के हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, तो P बराबर अंडर रूट 2m के, इधर आ गया ना। अब देखो P1/P2 करेंगे ना, रेशियो ऑफ मोमेंटम कर रहा है, बताओ। ये मास दोनों का अलग अलग, काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, काइनेटिक एनर्जी है ना, के इसको लिख देते हैं, अंडर रूट एक ही में ले लेते हैं क्योंकि दोनों का अंडर रूट सेम ही है। यहाँ पे एक एम है था और एक 9m था,
काइनेटिक दोनों का सेम है, तो काइनेटिक तो दोनों उड़ गया, ये दो भी उड़ जाएगा। अब बताओ एक mm भी उड़ जाएगा। बताओ क्या बचा, √1 ऊपर था, सब तो उड़ ही गया, ऊपर 1 है और इधर √9 है। अब बताओ क्या √9 का क्या होता है, 3 ना होता है। तो P1/P2 का मान क्या हो जाएगा बताओ आप ही, 1/3, यानी कि रेशियो कितने हो जाएंगे, P1/P2 के रेशियो कितने हो जाएंगे, 1:3। आपको आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा मेरे भाई, बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन फोड़ दोगे। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है ये, तो याद रखना। इसको p² को इधर ला दिया था और 2m के, और p को उधर कर दिया तो √2 उधर चला गया। ठीक है, याद रखना। रुक जाओ मेरे भाई, चलिए क्वेश्चंस नेक्स्ट करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज, बहुत टाइम ले रहे हैं हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन आप ध्यान से मेरे भाई करना। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, धीरे धीरे करा हूँ, अगली बार से बहुत तेज़ी में कराऊँगा। लेकिन आपको आप बताना मेरा स्पीड कैसा है। ठीक है, कुछ लोग वीडियो देखने में इरिटेट करने लगते हैं कि इतना वीडियो ले रहे हैं, लंबा ले रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट के वाइज बता रहा हूँ मेरे भाई, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट सीख लो अभी। फिर बाद में आपको कि 2x का स्पीड पे देख लेना, 2x वहाँ पे डाल लेना, 2x का स्पीड पे देख लोगे आराम से। ठीक है, देखो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, जल्दी से अब लेके चलता हूँ आपको। इसके बाद 2 क्वेश्चन है बस। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं डीबी में आया है मेरे भाई, याद रखना। डीबी वालों आप अगर भूल कर रहे हो तो भूल जाना मेरे भाई, इसमें डीबी और जीडी बोथ करा रहा हूँ, तो डीबी वाले छोड़ के मत चले जाना कि यार डीबी की तैयारी ये नहीं करा रहे, तो आप भ्रम में रहोगे। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आओगे, आप पछताओगे फिर। तो मैं ये कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम दे के बैठा हूँ और मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ज़्यादा तेज़ बनोगे तो फिर उसी में लटक जाओगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस देखो ध्यान से। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन, कौन इंस्ट्रूमेंट लगता है, इंस्ट्रूमेंट से सवाल और हमेशा पूछते हैं, डीबी हो या जीडी हो, ये याद रखना। डीबी हो या जीडी हो, इंस्ट्रूमेंट से हमेशा कोस्ट गार्ड उठा देती है क्वेश्चन, क्योंकि कोस्ट गार्ड नाविक है, ये मतलब ओशियन से ही क्वेश्चन रिलेशन पूछता है। तो ये देखिए, ये कोस्ट गार्ड में ओशियन से, कोस्ट गार्ड पानी से ही ना रिलेशन है, तो आप समझ सकते हो कि उन लोग क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि समुद्र की गहराई के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसलिए इस बार ये क्वेश्चन डाले थे कोस्ट गार्ड वाले ने। ठीक है, तो याद रखना समुद्र की गहराई के लिए किस डेप्थ ऑफ, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं समुद्र की गहराई के लिए। डेप्थ मतलब गहराई, और समुद्र, ओशियन मतलब समुद्र होता है। हिंदी वाले समझ सकते हैं अगर कोशिश करोगे। तो ये ऑप्शन होता है, याद रखना, फैथोमीटर, जो कि समुद्र की गहराई, बहुत गहराई नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, समझ लेना आप कोस्ट गार्ड वालों, तो इसको याद रखे रहना। ठीक है, अब बोलोगे कि ऑडियोमीटर भैया बताइए, ऑडियोमीटर का काम क्या है कि देखो, ऑडियोमीटर एक लेबोरेटरी डिवाइस है। ठीक है, ऑडियोमीटर क्या है, एक लेबोरेटरी डिवाइस है, जो इसका क्या काम है, जो कि वॉल्यूम ऑफ, ये चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस देता है। क्या देता है, लेबोरेटरी डिवाइस है, और जो कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस देता है। ठीक है, और बैरोमीटर तो सबको याद होगा, ये इंस्ट्रूमेंट डिवाइस टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये नापता है, समझ गए। बैरोमीटर से ही जानते हैं कि कब तूफान आने वाला है। बैरोमीटर ये एयरफोर्स ने क्वेश्चन पूछा था, एयरफोर्स में भी क्वेश्चन, रैली में क्वेश्चन आया था कि, अब मेरे जो बातों को जो गौर से सुनेंगे उनका सिलेक्शन फिक्स है। बैरोमीटर का अगर अचानक, ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर का एयरफोर्स क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एयरफोर्स भी कोई ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता है। बैरोमीटर का अचानक गिरना क्या होता है, किस चीज़ का संकेत है, इस बार का एग्जाम में आया था। तो बैरोमीटर जब अचानक गिरेगा तो आपको बता देता हूँ, तूफान आने का संकेत है, पक्का तूफान आएगा, स्टॉर्म होगा। बैरोमीटर का अगर कंटा नीचे गिर गया तो, कंटा नीचे गिर जाना तूफान का संकेत है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है। पेरिस्कोप, जो कि प्रिज्म नापने के लिए होता है, एक डिवाइस है कि पेरिस्कोप की सहायता से प्रिज्म को देख सकते हो। प्रिज्म जानते ही हो। चलो आगे बढ़ते हो। यही 2 लास्ट क्वेश्चन है, ये भी दोनों डीबी के ही है शायद हैं, तो डीबी और जीडी में कोई फ़र्क नहीं समझे, तो आराम से ये क्वेश्चंस करते जाएंगे। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट से हमेशा याद आएंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से हेवनली बॉडी को देखें, जितने सन स्टार किस चीज़ से देखते हैं। तो अब देखो टेलीस्कोप से देखते हो, ये तो हलवा क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। टेलीस्कोप से जितने भी सन स्टार, जितने गैलेक्सी के ऑब्जेक्ट हैं, ऊपरी जितने ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट हैं, टेलीस्कोप से देखते हैं। और भी भारी टेलीस्कोप हैं जो कि हम अपने नगण्य आँखों से नहीं देख सकते हैं।
तो टेलीस्कोप मतलब छोटा मोटा हेवनली बॉडीज़ को देख सकते हैं। हेवनली बॉडी मतलब कोई बता सकता है? जो कि स्टार, छोटे छोटे जो कि ब्रह्मांड में हैं अभी, आकाश में तारे जो टिमटिमाते हैं, ये सब छोटे मोटे मून को देख सकते हैं। ज़्यादा हाई फाई वाले मतलब स्टार को नहीं देख सकते, उनके लिए अलग से टेलीस्कोप बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना ये सब। ठीक है, अब देखो पेरिस्कोप जान ही गए, बायोस्कोप थोड़ा सा देखना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप तो जानते हो, माइक्रोस्कोप होता है कि क्या होता है? माइक्रोस्कोप जो कि ये सेल को देखते हो, सेल टिश्यू, माइक्रोस्कोप 10th में आपको दिखाया जाता होगा। छोटा छोटा चीज़ को, बहुत छोटा चीज़ देखते हो। चींटी के मतलब बारे में जो पढ़ता है तो माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं डॉक्टर वॉक्टर। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी जहर क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना और 8 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना चारों तरफ से। ये क्वेश्चंस फिक्स एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाएंगे। शिफ्ट है, पक्का है कि शिफ्ट कोई ना शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे। शिफ्ट तो आपको पता ही होगा, जितने नए हो शिफ्ट के बारे में बता दूंगा कभी। वीडियोस बहुत लंबा हो रहा है तो जल्दी से ये लास्ट क्वेश्चन ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, कोरोना ग्राफ अब देख लो, कितने समझोगे कोरोना ग्राफ? ये कोरोना ग्राफ तो वही होगा जो कि अभी कोरोना हमारे सारे कंट्री में फैला हो, तो नहीं भाई, ऐसे आप भ्रम में रहोगे तो आपसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वो कोरोना ग्राफ नहीं है। कोरोना ग्राफ जो अभी बता रहा हूँ क्या है। कोरोना ग्राफ का क्या यूज है, वही क्वेश्चन पूछा है डीबी में, इसी साल पूछा था। तो कितने बंदे मार दिए होंगे क्या किया फलान ठिकान। वेन मतलब होता है नस, वेन का हिंदी क्या होता है? नस। नस का स्टडी करने के लिए कोरोना ग्राफ यूज करते हैं? तो जी नहीं। स्टडी बीपी, बीपी किस इंस्ट्रूमेंट से यूज होता है? ये भी बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जहाँ देखो वहाँ पे उड़ाओ। अब बीपी किस चीज़ से नापते हैं? बीपी एस्फाइग्नोमीटर से किसी भी आदमी का बीपी नापते हैं, कितना बीपी है उसका। ठीक है, अब देखो ये लास्ट वाला, अब दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों ऊपर के उड़ गए, दोनों नहीं होगा भाई। ऑब्जॉर्बिंग एंड फोटोग्राफिंग सन कोरोना। ठीक है, और ये देखिए स्टडिंग द आर्टरीज। तो आर्टरीज को थोड़ी ना आर्टरीज पढ़ते हैं, आर्टरीज नहीं है। सबसे है सन कोरोना, ये क्या बोलते हैं? ये सन के लेयर्स को पढ़ता है कोरोना ग्राफ। ऐसा कोरोना ग्राफ होता है कि ये सन के लेयर को पढ़ता है, ऊपरी से नीचरी से। अब सन जो होते हैं ना, सन में जानते ही हो कि ज़्यादा हीलियम से बने होते हैं सन। तो उनके ये कोरोना ग्राफ ये होता है कि ये सन के अंदर के पार्ट्स को पढ़ता है कि सन कितने दूरी पे है। सन के पूरे मतलब विश्लेषण करता है कोरोना ग्राफ। समझ में आया? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा मेरे से बताना, कोई भी डाउट्स आपको क्लियर करके जाना है, बिना क्लियर किए मत जाना। कोरोना ग्राफ यही होता है। कोरोना ग्राफ जो कि सन के भीतरी अंदर में क्या है, कितना गर्म है, कैसे क्या है, जो कि साइंटिस्ट अभी भी अलग अलग देश के पता लगा रहे हैं कि सन में क्या ऐसी चीज़ है, क्या खूबी है जो कि हम पता लगा। तो वहीं ऑब्जर्व करता है कोरोना ग्राफ से। ये कोरोना ग्राफ उससे वो मत समझ लेना, तो यहीं ऑब्जर्व करता है, सन के कोरोना को ऑब्जर्व करता है। फोटोग्राफी ये सब अंदर लेयर, बाहरी लेयर को पहचानता है। आई होप आप लोग को ये 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। और जो भी मेरे भाई दिल से अगर इस वीडियो को लाइक किए और समझ उनको 8 क्वेश्चंस आ गए, और आप अपने से बनाना ये खुद और देखना कि 8 में मेरे कितने क्वेश्चन सही होते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताना क्वेश्चंस कैसे थे। ठीक है, समझ गए मेरे भाई लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और सब्सक्राइब कर देना ना भूलना, नए जितने लोग हैं। ठीक है, ठीक है, गुड बाय। बहुत चैनल लंबा हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। बाय बाय भाई लोग। ठीक है।